तो इश्क हो ही गया। भाग 41। उस हवा की हल्की सी महक पूरे कमरे को अपने रंग में बहका रही थी जब अंतिम ने अपनी निगाहें राधा की ओर फेर ली। राधा की चमकती आंखें अचानक से फीकी पड़ गई। कहीं ना कहीं वो ये बात जानती थी कि अंतिम के दिल ने इतनी चोट खाई है कि पहले जैसा बनने में शायद इतना वक्त लगे जितना उसे टूटने में लगा है, पर वो हार नहीं मान सकती। तो एक बार फिर राधा मुस्कुराई और अंतिम की ओर देखी। थैंक यू दुबे जी। अंतिम इतना ही बोला और अलमारी से निकाले गए कपड़ों को लेकर बाथरूम में बदलने चला गया। उसके जाते ही राधा खिड़की के बाहर देखी। आसमान का सूरज शाम की घुमक्कड़ी कर अस्त होने को था, पर अंतिम और राधा के करीबी की एक छवि पाकर अस्त होने की किस्मत भूल सा गया। जल्दी से शीशे के सामने जाकर राधा अपने कानों के झुमके की ओर देखने लगी जो झूम रहा था। झूम लो, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, किसी दिन मेरी किस्मत अच्छी होगी, तब मैं भी दुबे जी की छुअन पाकर झूम जाऊंगी। रात का खाना हो चुका था। सभी सुबह से थके हारे एक चैन की नींद के साथ आंख मिचोली खेल रहे थे जब अंतिम की आंखें अब भी खुली हुई थी। बाहर काले घने अंधकार में छाए आसमान की ओर देख उसे ख्याल आया, कैसे आज चांद कहीं लापता है। क्या उसे किसी की याद सता रही जो अपने आंसुओं को छिपा रहा। जहाँ हर रोज रात 12 बजे सब नींद के आगोश में होते हैं, वही बनारस जागता है काल भैरव की भव्य आरती में शामिल होने को। अब अंतिम नहीं शामिल होता आरती में। क्यों शामिल हो? जिस भाई के साथ वो जाता था आज वो उसके साथ नहीं, तो वहाँ जाकर भी अंतिम के विचलित मन को शांति ना मिलने वाली थी। हवाएं तेज थी। एक तूफान आया था खिड़की के बाहर और अंतिम के मन के भीतर, जिस बात को राधा बिस्तर पर लेटी हुई देख सकती थी। खिड़की के पास खड़ा अंतिम आज बेहद अलग लग रहा था। बाहर बनारस में आया तूफान अंतिम के भीतर चल रहे तूफान के आगे कुछ लग ही नहीं रहा था। राधा उठकर अंतिम की ओर बढ़ चली। उसके चलते राधा के पैरों में पहने पायल उसके आने का अंदेशा जताए, मगर अंतिम आज मुड़ा नहीं। खिड़की के बाहर बनारस को तूफान में चहकता देख रहा था। भले ही आज हर ओर अंधेरा हो, मगर फिर भी बनारस का एक हिस्सा रोशनी में डूबा हुआ था। मणिकर्णिका में जलती चिताओं की लौ आगाज थी बनारस में कभी ना रुकने वाली चिताओं की। हर ओर जश्न हो रहा था मौत का, और वहीं एक हिस्सा अंधकार में डूबा था अंतिम के सीने में। क्या हुआ दुबे जी, तुम ठीक हो? राधा अंतिम के बगल में आ खड़ी हो गई। उसके मुंह से ठीक हो सुन अंतिम हल्के से मुस्कुरा दिया और दिल में उठी उस टीस को यूं छिपा दिया जैसे उसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो यूं ही चेहरे पर खामोशी लिए चलता है। राधा तहे दिल से अंतिम के मन की बातें उससे खुद जानना चाहती थी, तो आज सवाल उठाने की जहमत कर ही ली उसने। तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? सीधे ना सही, मगर बात घुमा फिरा राधा ने पूछा। उसके सवाल को सुन अंतिम राधा की ओर देखा। कुछ पल वो कुछ सोचता रहा। राधा भी उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। तब अंतिम वापस खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हमने अब उसी तरह खामोशी चुनी है जिस प्रकार खामोशी ने हमको चुना है राधा जी। ज़्यादा बोलने की आदत बंद हो गई। डर लगता है अगर हम बोलना भी चाहे तो भी। अंतिम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और खिड़की के पलड़े बंद कर बिस्तर पर जाकर लेट गया। राधा उसे मायूसी से देखते हुए मन में अंतिम के अधूरे वाक्यों को पूरा की। डर लगता है अगर तुम बोलना भी चाहो तो भी सुनेगा कौन? तुम एक बार बोलकर देखो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास मिलूंगी, तुम्हारी हर एक बात सुनने के लिए। इधर अंतिम सोने को बिस्तर पर आया। तब उसकी नज़र यकायक अपने पैरों पर गई। तब जाकर आज जब गौर किया उसने अपने पैरों पर, तब एक पुरानी सी याद ताज़ा हो गई।
घंटों बनारस की तपती सड़कों पर नंगे पैर भागा था कभी खुशियों के लिए, कमबख्त आज पैर सुलग कर सियाह हो गए और तेरी याद भी नहीं आती मुझे। सुबह बनारस की आगाज़ हो चुकी थी। आज जब अंतिम की आंखें खुली तो खिड़की के बाहर से अनेकों बारिश की रिमझिम फुहारों की आवाज़ें आ रही थीं। सुबह आज बाकी दिनों से कुछ अलग हुई। हमेशा अंतिम अकेला ही उठता, मगर आज उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस हुआ। नज़रें उठा जब अंतिम ने सामने देखा तो आज पूरे बनारस भर की मासूमियत राधा में समा गई थी और राधा अंतिम में समाने को आतुर थी। नींद के आगोश में खोई राधा को इस बात की चेतना कहाँ और किस परिस्थिति में वो सोई हुई, इस बात की सुध-बुध छोड़ राधा अंतिम को अपने बाहों में थामे सोई हुई थी। अंतिम का मन एक अजीब सी परिस्थितियों में उससे सवाल करने लगा कि वो इतने करीब कैसे आ गया राधा के। राधा की नाजुक कलाई जब अंतिम ने उठानी चाही तो वो और सिमटकर अंतिम से जा लिपटी। अंतिम का दिल सन्न सा रह गया जब राधा उसके सीने पर अपने कान को सटाए नींद में खिलखिला उठी। ना जाने क्या सपना देख रही थी वो, मगर उसकी वो खिलखिलाहट सुन अंतिम के दिल में आज ना जाने कितने वक्त के बाद एक सुकून मिला। वो खुश था इस बात से कि जिसकी चिंता वो दिन के हर प्रहर में करता है वो नींद में भी खिलखिला रही। अंतिम की आंखें राधा को यूँ ताक रही थी जैसे सालों से बनारस का घाट ताकता है गंगा की ओर। उसकी आंखें कुछ कह रही थी राधा से, जिसे कोई कानों से नहीं मगर दिल से सुन सकता था। चलो अब कोई और बात नहीं, तेरे गम की कसम अपने सारे गम मुझे दे दो, मैं उसे संजो कर रखूँगा और जितनी खुशियाँ मैं तुम्हें दूँ उसे तुम लुटा देना। अंतिम का यूं राधा को देखना कहीं ना कहीं उसे खुद सही नहीं लगा, तो वो जल्दी से खुद राधा से अलग हो गया। उसके यूं उठने से राधा की नींद टूट गई। अंतिम को उठा देख राधा भी खुद की बिखरी हुई साड़ी समेट उठ बैठी। जल्दी जाग गए तुम? बाहर खिड़की की ओर फिर दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देख राधा ने सवाल किया, जिसपे अंतिम उठ बाहर जाते हुए जवाब दिया, नींद टूट गई, और वहां से चला गया। उसके जाते ही राधा खुद को शीशे में शक भरी निगाहों से देखी। कहीं तूने फिर से नींद में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया कि दुबे जी भाग गए? असल में राधा को भी ये बात पता थी कि वो नींद में अजीब अजीब हरकतें करती और सोती भी अजीब ही थी। जल्दी से अपनी जगह से उठ राधा अंगड़ाई ली। उसके बाद खिड़की के बाहर देखी। रात की शुरू बारिश अब भी चालू थी। अब जब राधा उठ ही गई थी तो समय का उपयोग कर उसने जल्दी से तैयार होने का सोचा, तो तुरंत अलमारी से कपड़े निकाल चली गई बाथरूम में। इधर अपने छत पर लगी ओट में खड़ा अंतिम हाथों को बांधे आसमान से गिरते बारिश को निहार रहा था। जब बारिश का पानी आसमान की छत से छन कर ज़मीन की आगोश की ओर बढ़ती है तब खुशी से चीख पड़ती हैं वो, और उनकी आवाज़ सुन लगता है मानो बूंद ज़मीन से कुछ खुसुर फुसुर कर रही। अंतिम घंटों छत पर खड़ा रहा, क्योंकि एक यही जगह थी जहाँ कोई उसे मनहूस या बेमाना नहीं मानता, बल्कि उसे इस बात का पता लगता है कि सिर्फ वही नहीं, इस पूरी दुनिया में कई लोग रहते हैं। बनारस का हर एक घर एक किस्सा बताता है। कभी आकर कान लगाओ तो पूछेगा बनारस की मेरे गली में आना हो पाएगा क्या? कुछ वक्त यूं ही छत पर रहने के बाद अंतिम तैयार होने जाने लगा कि नीचे से आती सबकी आवाज़ों के बीच एक जानी पहचानी आवाज़ सुन उसके कदम यूं रुके मानो उन्हें चलना आता ही नहीं। वो आवाज़ ऐसी थी जिसे अंतिम भुलाए ना भूले। एक तकलीफ सी दी उस आवाज़ ने, जिसे सुनते ही अंतिम की कठोर रहने वाली सियाह आंखें नम हो गई और आंसू की एक बूंद के साथ उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद आगे क्या हुआ वो तो अंतिम जाने या वो कमरा। इधर राधा नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आज मंदिर से आकर तुलसी माँ अपने साथ एक मेहमान ले आई।
राधा ने देखा तो चौंक गई, क्योंकि ये वही लड़की थी जो आजकल उसके दिमाग में घूमा करती है, खुशी। राधा ठान कर बैठ गई थी कि चाहे जो हो जाए वो अब खुशी के बारे में जानकर रहेगी, क्योंकि उस खुशी के आते ही सुधा माँ और राम नरेश जी दोनों ने ही अपनी राह मोड़ ली। उसके घर में आने से केवल तुलसी माँ, पुष्कर भैया ही खुश थे। ना जाने क्या था उसमें कि आज बड़के पापा भी नाखुश से थे। जब खुशी को देखे तो मुंह फेर वहाँ से बढ़ते निकले। राधा जल्दी से हाथों में नाश्ते का ट्रे लिए आने लगी। तब तक चाची जी के कमरे से आते शुभ की आवाज़ सुन उसके कदम रुक गए। मम्मी, वो खुशी यहाँ क्या कर रही? मैं खुद परेशान हूँ बेटा। अगर वो औरत मेरी जिठानी ना होती तो आज उस खुशी और उस औरत को दोनों को घर से बाहर निकाल देती। अरे विशाखा हूँ, पूरा विष उसके भीतर डाल देती। राधा हड़बड़ा गई उनकी बातें सुनते हुए कि चाचा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी उसे। शांत हो जाओ दोनों, कोई सुन लिया तो, बहू सुन ली तो क्या जवाब दोगी भैया को? चाची जी शायद उनकी बात सुन और भड़क गई। अरे आप जवाब दीजिए अपने भैया को। मैं एक पल उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसकी वजह से अंतिम के साथ वो हुआ जो कोई भी अपने सपने में नहीं सोच सकता। सच कह रही, मैं किसी से इतनी नफरत नहीं करती जितना उस खुशी से करती हूँ। अच्छा आप चुप रहो, बहू सुन लेगी। पापा कुछ कहते क्यों नहीं? सुप की आवाज़ परेशानी से ओत-प्रोत होकर आई। राधा का जी घबरा रहा था ये बात जान कि खुशी की वजह से अंतिम की ज़िंदगी में कुछ बेहद दर्दनाक हुआ है। वो हमारे भैया हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो ठीक है, आप अपने भैया के लिए सब कर सकते तो हम भी अपने भैया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शुभ की बात सुन राधा को खुशी हुई, मगर अब उसे जानना था उस लड़की के बारे में। तभी उसके कानों में किसी के आने की आवाज़ आई और वो जल्दी से नाश्ता लेकर जाने लगी। मगर जाने से पहले उसने मुड़कर देखा तो शुभ गुस्से में कमरे से निकल ऊपर सीढ़ियों की ओर जा रहा था। अब तुम ही बताओगी मुझे उस खुशी का राज शुभ। चाहे जो हो जाए, आज मैं जान कर रहूँगी। राधा जैसे ही कमरे में आई, अंदर से तुलसी माँ के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। राधा धीरे से दरवाजे के सामने आई। तब उसे पता चला वो क्या बोल रही। अरे हमारी दोनों बिटिया राज रच रही, एक तो बेंगलुरु में है और एक गर्व से अपना सिर उठा तो विदेश में है। मुआ अंतिमा बड़ा चला था हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने, लेकिन कर्मों का फल मिलता है ना, तभी भोग रहा। देखो ना बाप साथ देता है और ना माँ। एक भाई था, वो भी मर गया, ऊपर से एक पत्नी मिली, वो भी उसे कुछ ना मानती है। उस जैसा भागा ना ही होगा पूरी दुनिया में, कहकर तुलसी माँ ने एक जोर का ठहाका उठाया। मगर जैसे ही दरवाजे पर नजर गई, उनकी हंसी उनके गर्दन में ही अटक गई। राधा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कमरे में दाखिल होकर सामने रखी टेबल पर उसने पटक कर ट्रे को रखा और तुलसी माँ की ओर झूठी मुस्कान के साथ देखी। लगता है गलत फहमी हो गई आपको बड़ी सासू जी, गुस्से में उन्हें घूर। राधा अपने दूबे जी के बिना आधा है। और इतना बोल राधा वहां से बाहर चली गई। उनके जाते ही खुशी परेशानी से तुलसी माँ की ओर देखी, जिनका मुंह बिदक गया। भला टली, कहकर तुलसी माँ खुशी की ओर खिसियानी हंसी के साथ देखी। राधा सीढ़ियों से ऊपर चलकर आई, मगर अपने कमरे के बजाय वो शुभ के कमरे की ओर बढ़ गई, सारी सच्चाई जानने के लिए। इधर नहाकर अंतिम तैयार था। जब अपने कपड़े धोकर वो बाहर आने लगा तो देखा बाथरूम में राधा की साड़ी पड़ी हुई थी। लगता है राधा जी को साफ करना है। अंतिम कुछ सोचकर खुद उस साड़ी को साफ कर दिया। उसे दिखता है कैसे राधा दिन भर रसोई में काम करती रहती है, मगर कोई आता नहीं उसकी मदद करने। साड़ी को साफ कर अंतिम बालकनी में फैला रहा था। उसे ये बात मालूम भी ना चला कि सामने गली में जाती खुशी उसे ही देख रही थी। एक आस थी उसकी आंखों में, मानो अंतिम सिर्फ अंतिम नहीं, वो है जिसे हर कोई पाना चाहता है,
और जो नहीं पा पाता वो ईर्ष्या में उससे ही नफरत करने लगता है। खुशी देख रही थी कैसे अंतिम राधा के साड़ी में उलझकर उसे फैलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ही उसके फ़ोन पर कॉल आया, जो कि उसके पति का था, जिसकी तारीफ वो हर ओर भर भर कर किया करती थी। फ़ोन उठाते ही वो कुछ बोलती, उससे पहले ही सामने से उसके पति के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था उसका पति उसे अपने नौकर से ज़्यादा और कुछ नहीं मानता, और जब जी चाहे चिल्ला देता है। आंखें भर आई थी जब वो अंतिम की ओर देख सोची, क्या कभी माफ़ कर पाओगे? तभी यकायक अंतिम उसकी ओर देखा। पहले तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, तभी खुशी की ओर देख वो मुस्कुरा दिया, जिससे खुशी को शर्मिंदगी सी हुई, क्योंकि वो देख सकती थी अंतिम मुस्कुरा सिर्फ होठों से रहा। उसकी आंखें अब भी कभी खत्म ना होने वाला दर्द बयां कर रही हैं। खुशी फफक कर रो पड़ी और भागती हुई अपने घर की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही अंतिम दोबारा राधा की साड़ी फैलाने लगा। उलझा हूँ तुम्हारी सूती साड़ी में, अब समझ नहीं आता ये साड़ी है या तुम्हारी बिखरी जुल्फ़े, कहीं ये वो वक्त तो नहीं जिसमें कभी मैं खो सा गया था, या फिर ये वो शाम है जो ढलने को तो है मगर घाट किनारे बैठे किसी का इंतज़ार अब भी कर रही। बोलो क्या है ये, तुम्हारी साड़ी तो नहीं? तो हेलो हेलो हेलो, कैसा लगा आज का भाग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ।